हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन वॉशरूम जाता है और उसके पीछे पीछे यूंगी भी वहाँ पहुँच जाता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एंड आर्मीज, रॉयलिटी का बस 4 या 5 एपिसोड ही बचे हैं, उसके बाद वो सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं भी उस सीरीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाली, मैं उसकी एंडिंग बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। इसीलिए वो सीरीज़ हालांकि मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी 2-3 दिन तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं अपना बेस्ट दूँगी उसकी एंडिंग को परफेक्ट बनाने के लिए। तो चलिए आपका बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। जिमिन डर के वहाँ से भाग गया। जिमिन के वहाँ से जाते ही यूंगी गुस्से से आईने की ओर मुड़ा और वह मिरर में खुद की रिफ्लेक्शन को देख रहा था। क्यों 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 क्यों, यूंगी ने गुस्से से कहा और उसने अपने हाथ मुट्ठी बांधकर जोर से बेसिक में मारा। लेकिन आपको उस दर्द उसे ही होगा, बेसिक को नहीं। लेकिन फिर भी यूंगी ने एक चू तक नहीं की। मैंने जिमिन के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों यूंगी, तुम खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? यूंगी ने खुद से ही कहा, जब तुमने देखा कि जिमिन वॉशरूम में अकेला आ रहा था, तुम खुद को रोक क्यों नहीं पाए उसके पीछे आने के लिए? उसे डराया क्यों? यूंगी ने खुद के ऊपर ही सवाल उठाए। पाक जिमिन, तुम इतनी जल्दी से मूव ऑन नहीं कर सकते। तुम मुझे इस तरह तड़पता छोड़कर मूव ऑन नहीं कर सकते। यूंगी ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए जिमिन, मैं तो तुमसे तुम्हारा बदला लेकर ही रहूँगा, जो तुमने मेरी मॉम के साथ किया है। तुम्हें भी फील करना चाहिए, जब कोई अपना ही खुद को धोखा देता है तो कैसा फील होता है। तुम्हें ये मौका ज़रूर मिलेगा और जल्द ही मिलेगा, मेरी ये बात को याद रखना। यूंगी ने खुद से ही कहा और उसने गुस्से में एक बार फिर खुद को देखा। फिर उसने टैप ऑन करके अपना मुँह धोया और वो भी वहाँ से निकल गया। वही दूसरी ओर जिमिन डरते हुए दौड़ते हुए कार के पास गया। जिमिन, तुम ठीक तो हो? जिन ने पूछा, जो अभी भी कार से बाहर था। हाँ, मैं ठीक हूँ, जिमिन ने कांपते हुए कहा। मम्मा, क्या हुआ? जेनी ने कहा। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, जिमिन ने हकलाते हुए कहा। जिमिन, क्या तुम सच में ठीक हो? हमजुन ने कहा। जिमिन ने उसे हाँ में इशारा किया और बाद में सब बताने का इशारा करके उसने जेनी और इंजुन की ओर कहा। बेबी, जल्दी से कार में बैठो, धूप बहुत हो रही ना, हमें तो बुसान के लिए लेट हो जाएगा, जिमिन ने कहा। पर बुसान कौन जा रहा है? जिन ने कहा। योंग, हम, जिमिन ने अपने पीछे के बाल सहलाते हुए कहे। नहीं, तुम सिर्फ हमारे फ्लैट में जा रहे हो, है ना नामजुन? जिन ने आर्यन की ओर मुड़ते हुए कहा। हाँ जिमिन, जिन ठीक बोल रहा है, तुम लोग बाद में बुसान के लिए चले जाना, आर्यन ने कहा। लेकिन यूँ, जिमिन ने कहना स्टार्ट किया। जिमिन, क्या तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम है? जिन ने कहा और वो उसे गुस्से से देख रहा था। जिमिन ने एक बार नामजुन की ओर देखा। नामजुन के गले और हाथ में बहुत से खरोच के निशान थे और जिमिन समझ गया कि जिन ने उसे ज़रूर परेशान किया होगा। इसीलिए उसने साफ साफ मना कर दिया कि उसे उनके यहाँ घर जाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बात ख़त्म हो गई। सभी कार में बैठे थे। एक वेनिटी वैन की तरह था, बहुत बड़ा। हालांकि ये उनकी कंपनी की कार थी, लेकिन ऑफकोर्स इसमें लोगो नहीं लगा हुआ था। और एयरपोर्ट में इतना भीड़ होता है, कोई इस लोगों को पहचान भी लेता। बहुत लोग पहचान लेते, ऑफकोर्स पहचान लेते, लेकिन ये एक वैन की तरह था जो बहुत बड़ा था। इसमें बहुत लोगों की बैठने की सीट थी। तो काई कंपनी से कहकर ये वाली कार ले आया था। उसे कहा था इसे कुछ काम है। अब इतना बड़ा आर्टिस्ट, इतना बड़ा डांसर होके काई कुछ मांगेगा, कंपनी से नहीं देगी तो इसमें कंपनी का तो घाटा होगा ना। क्योंकि बहुत सी कंपनी काई जैसे बहुत से आर्टिस्ट को अपने साथ वर्क करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स कंपनी उन्हें ऐसा करने नहीं देती। अगर आर्टिस्ट भी कुछ मनमानी करे तो कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यूंगी और उसके सभी पार्टनर जो उसके साथ इटली गए थे वो कल आने वाले थे, लेकिन यूंगी यहाँ आज ही आ गया था। हालांकि उसकी कंपनी वाले उसे डांटेंगे, लेकिन थोड़ा सा डांट कर उसे छोड़ देंगे। तो ड्राइविंग कौन कर रहा है? जिमिन ने पूछा। मैं करूँगा, जिन ने कहा। नहीं होगा, आप नहीं, जिमिन ने कहा। पर क्यों? जिन ने गुस्से से पूछा।
एक्चुअली आप प्रेग्नेंट है ना? जिमिन ने कहा। तो क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हूँ तो? जिन ने कहा, मैं तो गाड़ी यहीं तक चला कर आया हूँ। जिन ने आगे बताया, पर ह्योंग आपके लिए ये डेंजरस है। आपको पता है कितने ब्रेक्स लगते हैं बीच बीच में, कितने जंपरिंग्स होते हैं। इससे आपका बेबी का बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। बट डिलीवरी के टाइम आपको ही ज़्यादा दर्द होगा। जिमिन ने जिन को डराते हुए कहा। आपको जिमिन को पता है कि जिन को डर लग रहा होगा, उसका एक बेबी है। जिमिन को पता है, जिन ने उसे सब बताया है। वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो, तो कौन ड्राइविंग करेगा? मैं करता हूँ, जंगकुक ने कहा। पर तुम्हें हमारा घर पता है? जिन ने पूछा। आई गेस आप लोग मुझे रास्ता बता देना, जंगकुक ने कहा। अरे छोड़ो दो, मैं करता हूँ, होबी ने कहा। और उसने जिन के हाथ से कार की चाबी ले ली। बेबी तुम मुझे बताना, होबी ने काई से कहा। ओके ठीक है, काई ने कहा। उन सब ने अभी भी अपने मास्क नहीं हटाए थे, इसीलिए कोई भी बच्चे उन्हें देख नहीं पा रहे थे। मम्मा ये अपने मास्क क्यों नहीं हटा रहे हैं? यूनजुन ने पूछा। बेबी घर चलो, घर जाके देख लेना, जिमिन ने कहा। ओके ठीक है, यूनजुन और जेनी ने कहा। और सभी वैनिटी वैन में बैठ गए और जिन के घर के लिए निकल गए। एक लंबे रास्ते के बाद वो लोग जिन के घर में पहुंच चुके थे। अभी सुबिन स्कूल से नहीं आया था। जिन ह्योंग, आपने कहा था आपका एक 3 साल का बेटा है, वो कहाँ है? जिमिन ने घर में इधर उधर देखते हुए कहा। वो अभी स्कूल से नहीं आया है। आई गेस आता ही होगा, जिन ने कहा। पर आपको लेने नहीं जाना? जिमिन ने जिन से कहा। नहीं मैं जा रहा हूँ, होबी ने कहा। और वो वहाँ से उठ के चला गया। अच्छा ठीक है, ये मास्क लगाकर मैं पागल ही हो जाता हूँ, काई ने अपना मास्क निकालते हुए कहा। लेकिन नेक्स्ट सेकेंड ही वो ज़मीन पे था। जेनी उसके ऊपर चढ़ गई थी। जेनी बेबी तुम क्या कर रही हो? जिमी ने उसके पास आते हुए कहा। मॉम ये तो वही है ना? जेनी ने इंग्लिश में कहा। ऑफकोर्स बाकी सबको भी इंग्लिश अब समझ में आती थी। बाकी सब ने भी इंग्लिश सीख ही ली थी। इतने बड़े आर्टिस्ट होकर उन्हें इंग्लिश ना आए तो बहुत शर्म की बात थी ना। मॉम ये तो गुच्ची की एम्बेसडर है ना? जेनी ने कहा। आई गेस जिमिन तुम्हारे बच्चों को मेरे बारे में पता है, काई ने कहा। मुझे भी लगता है, मैं खुद नहीं जानता था। थैंक यू बेबी तुम्हें मुझे बताने के लिए, जिमिन ने जेनी के बाल से हिलाते हुए कही। जिमिन, काई ने कहा। ओह हाँ जेनी बेबी उसके ऊपर से हो, तुम क्या कर रही हो? जिमिन ने कहा। और उसने जेनी को काई के ऊपर से नीचे खींच लिया। पर मॉम मुझे उनके पास जाना है, अब मैंने एक अपना गोल चेंज कर लिया है, जेनी ने कहा। और कैसा गोल? जंगकुक ने पूछा। अब मुझे कुकी से शादी नहीं करनी, अब मुझे इन गुची वाले अंकल से शादी करनी है, जेनी ने कहा। और वो खुद ही क्लिपिंग करके गोल गोल घूमने लगी। जिमिन क्या ये सच में तुम्हारी बेटी है? जिन ने कहा। आई गेस यस बेबी, आप उनसे शादी नहीं कर सकते, जिमिन ने उसे समझाते हुए कहा। पर मॉम क्यों? जेनी ने कहा। वो देखो वो बहुत बड़े हैं, आपसे बहुत बड़े हैं, और आप तो एक छोटी सी प्रिंसेस हो ना। जिमिन ने समझाया। कोई बात नहीं मॉम, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं आपसे शादी करूंगी, ओके? उसने काई के हाथ को लिया और वहाँ किस कर दिया। काई को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसने जिमिन की ओर देखा। जिमिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि अपनी लेटेस्ट प्रिंसेस को कैसे समझाए। जेनी तुम बिल्कुल बच्ची हो, यूनजुन ने कहा। ओह ह्योंग शट अप, जेनी ने कहा। क्या इन्हें कोरियन नहीं आती? काई ने पूछा। नहीं, इन्हें सिर्फ इटालियन और इंग्लिश आती है। तो आई गेस इन्हें लग रहा होगा कि तुम्हें इटालियन नहीं आती, इसीलिए ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जिमिन ने कहा। वाह, इतने से छोटे, इतनी सी उम्र में ये लोग इंग्लिश में बात कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, काई ने कहा। और उसने जेनी के सर को सहलाया और जेनी इतना देखकर खुश हो गई। तभी दूसरे पल जिन गिरते गिरते बचा। यूनजुन तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने यूनजुन के पास जाते हुए कहा। मॉम वर्ल्ड वाइड हैंडसम देखो, उसने जिन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि जिन ने भी अपना मास्क उतार चुका था। हे मिस क्यूटी, उसने जिन की ओर देखते हुए कहा। आई गेस सच में ये दोनों भाई बहन हैं, आर्यम ने कहा। मॉम अब मैंने भी अपना गोल सेट कर लिया है, मुझे इन्हीं से शादी करनी है, उसने जिन की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह बेबी सच में, जिन ने कहा। और उसने यूनजुन को पिक करने के लिए नीचे झुका, लेकिन आर्यम ने उसे रोक लिया। तुम कुछ भूल रहे हो, आर्यम ने जिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ मुझे पता है कि मुझे नीचे नहीं झुकना चाहिए, मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। आर्यम तुम मुझे ये लेक्चर रोज़ देते हो, जिन ने कहा। क्या ये आपको लेक्चर देते हैं? यूनजुन ने आर्यम की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ कीडो,
आदम ने कहा और इसने युनजुन के बाल सहलाने की कोशिश की। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वर्ल्ड वाइड हैंडसम को इस तरह से परेशान करने की? युनजुन ने अपने दोनों हाथ मुट्ठी पीसते हुए कहे। नहीं नहीं युनजुन नहीं, जिमिन ने हाथे हुए कहा। मॉम, इन्होंने वर्ल्ड वाइड हैंडसम को क्यों डांटा है और वो उन्हें क्यों लेक्चर देते हैं? युनजुन ने जिन की ओर इशारा करते हुए कहा। बेबी मेरी बात सुनो, ये उनके हस्बैंड है। क्या? युनजुन ने बहुत जोर से कहा। ये भगवान, इन बच्चों का क्या होगा? काई ने धीरे से कहा। लेकिन ऑफकोर्स जेके और ते ने उसे सुन लिया और दोनों ही स्माइल करने लगे। पर वर्ल्ड वाइड हैंडसम, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने जिन की ओर देखते हुए कहा। बेबी मुझे पता नहीं था कि तुम जैसा एक क्यूट लिटिल हैंडसम बेबी भी है इस दुनिया में। जिन ने अपनी पपी दिखाते हुए कहा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा एक बेटा है और वो भी मेरे तरह बहुत सुंदर वर्ल्ड वाइड हैंडसम है। जिन ने कहा। रियली? युनजुन ने कहा। हाँ, वो आता ही होगा। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा सकता हूँ। जिन ने कहा। रियली? आप मेरी शादी उससे करवा लोगे? वो आप ही की तरह बहुत सुंदर है। युनजुन ने कहा। हाँ बेबी, वो भी बहुत सुंदर है, बट उसका नाम क्या है? युनजुन ने पूछा। उसका नाम सुबिन है, किम सुबिन। जिन ने कहा। वाह, उसका नाम भी कितना अच्छा है। मैं तो बस उससे मिलना चाहता हूँ। सुबिन ने खुश होते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे इन बच्चों को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। जिमिन ने खुद से ही कहा। ते ने युनजुन की ओर देखा। बट युनजुन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। ते ने युनजुन की ओर नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। मिस ब्यूटी, आप ब्यूटीफुल हो। उसने ते की ओर देखते हुए कहा। लेकिन वर्ल्ड वाइड हैंडसम ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ऑफकोर्स उनका बेटा भी उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा ना। युनजुन ने सोचते हुए कहा। हाँ बस बस, अब कोई शादी की बात नहीं करेगा। जिमिन ने कहा। क्यों, हम लोग फ्रेश होकर आते हैं, मैं और बच्चे एक ही रूम में चले जाएंगे। जिमिन ने कहा। नहीं, यहाँ बहुत से रूम है, तुम अलग अलग रूम चूज़ कर सकते हो। नहीं नहीं, यही ठीक होगा। जिमिन ने कहा। और दोनों बच्चे एक रूम के लिए निकल गए। ते और जिमिन भी अलग अलग रूम, मेरा मतलब ते और जंकुक भी अलग अलग रूम के लिए निकल गए और जिन किचन में चले गया खाना बनाने। लेकिन आर्यन उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन जिन ने उसे एक बार घूर के देखा और आर्यन वापस से आकर सोफा में काई के बगल में बैठ गया। जिन जब मुझे इस तरह घूरता है तो मुझे बहुत डर लगता है। आर्यन ने कहा। तुम्हें अपने फेस पे मेकअप करके जाना चाहिए। काई ने अपने जुड़वा भाई को बताते हुए कहा। क्यों? जिन के खरोंचने के निशान अभी भी तुम्हारे गाल पे है और तुम्हारे यहाँ गर्दन पास भी है। अगर पीरीनिम ने तुम्हें इस तरह देख लिया। काई ने अपना सर हिलाते हुए कहा। तुम्हें पता है, एक प्रेग्नेंट मेल से ज़्यादा डरावना और कुछ नहीं होता। पता नहीं मैं बच्चा आने के बाद उन दोनों को कैसे संभालूंगा। मेरा तो अभी तक सुबिन से ही। मैं क्या बोलूँ? आर्यन ने कहा। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, मैं शादी के बाद सुबिन को इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं करूँगा। काई ने कहा। भाई तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी में मैं भर भर के तुम्हें प्रोटेक्शन गिफ्ट करूँगा, फिर तुम्हें इसकी टेंशन ही नहीं रहेगी। आर्यन ने कहा। सच में तुम अपने जुड़वा भाई को इस तरह ट्रीट करोगे? काई ने कहा और उसने अपना सिर हिला लिया। जैसे हम दोनों ट्विंस हैं। काई ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा। वह जेनी और युनजुन भी ट्विंस है ना? उसने उन दोनों बच्चे के बारे में सोचते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुमने कुछ नोटिस किया? आर्यन ने काई से कहा। क्या? काई ने पूछा। वो दोनों बच्चे ना ही जिमिन की तरह है, ना ही युंगी की तरह और ना ही उस तैमिन की तरह, वो कोई और ही है। आर्यन ने कहा। लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है जिमिन से कुछ पूछने का। हमें लगता है कि जब जिमिन वापस से बुसान से सियोल आएगा तब उससे पूछना सही रहेगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि उन्हें यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहिए। आर्यन ने कहा। लेकिन तुम ये बात भी अच्छे से जानते हो कि उन्हें अपने पेरेंट्स से भी तो मिलना है। जिमिन पिछले 5 साल से कोरिया नहीं आया था। थैंक गॉड उस माफिया का कि उसने उस हॉस्पिटल को हाईजैक कर लिया था। काई ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। लेकिन नेक्स्ट पल ही उसने अपनी आंखें खोल ली जब उसने डोर पे रिंग की आवाज़ सुनी। आई थिंक होबी और सुबिन आ चुका है, काई ने कहा और वो डोर ओपन करने के लिए वहाँ चला गया। वह सुबिन और होबी थे और सुबिन के हाथ में आइसक्रीम थी। तुमने आज आइसक्रीम खाई? काई ने सुबिन की ओर देखते हुए कहा। हाँ, होबी अंकल ने मुझे दिलाया, सुबिन ने कहा और वह घर के अंदर चला गया। बेबी, मैं क्या करता हूँ? वो मुझे अपनी पपी आई दिखा रहा था। अब पता नहीं जिन ही मुझे डांटेंगे। बेबी मुझे बचा लेना ना, वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है ना। होबी ने लंबी सांस लेते हुए कहा।
वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, लेकिन एक बात बोलो, वो तुम्हारा दोस्त है। काई ने कहा, वो मेरा ही दोस्त नहीं है, वो तुम्हारा भी दोस्त है, होबी ने कहा, और उसने काई को हक कर लिया। दोनों थोड़ी देर वैसे ही थे, फिर उन्हें जिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। लो, बम फूट चुका है, अब चलो, बाकी सामान भी तो समेटना पड़ेगा जो तुमने इतना बड़ा रायता फैलाया है। काई ने कहा, चलो, जिन ही उनकी डांट सुन ही लेते हैं, होबी ने कहा, और उसने दरवाज़ा बंद किया और वो अंदर पे आए। उसने देखा कि जिन सुबिन को डांट रहा था। अगर तुम्हें होबी अंकल ने दिलाया तो तुम्हें मना कर देना चाहिए, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? जिन ने अपने दोनों हाथ कमर पे रखे थे, उसने एप्रन पहन लिया था, वो दिखा रहा था कि वो कुकिंग करके अभी अभी हॉल पे आया था। जिन की आवाज़ सुनकर बाकी सभी रूम से बाहर आ गए। मॉम, जस्ट चिल, सुबिन ने जिन की ओर देखते हुए कहा। चिल के बच्ची, मैं तुम्हारा चिल निकाल दूंगा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? उसने सुबिन की ओर देखा। डैड, सुबिन ने अपनी पपिया इस आर्यन की ओर दिखाते हुए कहा। बेबी, मैं कुछ पलों के लिए ब्लैंक हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। आर्यन ने अपना फेस घुमाते हुए कहा। सच में आप मेरे डैड हो ना? सुबिन ने कहा। वर्ल्ड वाइड हैंडसम, क्या हुआ? युनजुन ने वापस आते हुए कहा। ओ बेबी, जिन ने युनजुन की ओर घूमते हुए कहा। अब तो ऐसा लग रहा था कि जिन कभी गुस्सा था ही नहीं, और बाकी सब जिन को एकदम फाउंड होकर देखते रहे। कि मेरे मोम को हुआ क्या है? सुबिन ने कहा, और उसकी नज़र युनजुन पे गई जिससे जिन बातें कर रहा था। अंकल, ये कौन है? उसने होबी से पूछते हुए कहा। तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, होबी ने कहा, और सब अब होबी की ओर देख रहे थे। मेरा मतलब वो हमारे गेस्ट हैं, होबी ने हंसते हुए कहा। लेकिन ये हैंडसम है, होबी ने कहा। ये पक्का जिन ह्यूंग का बेटा है, जिमी ने अपना सर हिलाते हुए कहा। हाँ, जिन ह्यूंग का बेटा है, लेकिन तुम्हें पता है इसकी हरकतें बिल्कुल आर्यन ह्यूंग की तरह हैं। काई ने कहा। मतलब? जिमी ने पूछा। ये भी सामान तोड़ता रहता है, घर में दोनों बाप बेटा मिल के तबाही मचाते हैं, काई ने बताया। काई, तुम मेरे भाई हो, तुम अपने भाई के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते हो? आर्यन ने कहा। क्या आप दोनों ट्विंस हो? जेनी ने पूछा। बेबी, तुम्हें कैसे पता चला? काई ने कहा, और उसने जेनी को अपने गोद पे बिठा लिया। क्योंकि मैं और मेरा भाई भी ट्विंस हैं। पर तुम दोनों में से बड़े कौन हो? काई ने पूछा। आप गेस कर सकते हैं? जेनी ने कहा। आई थिंक तुम्हारा भाई। काई ने सोचते हुए कहा। सबको पता चल जाता है कि वही बड़ा है, वो बड़ा दिखता भी है, जेनी ने कहा, और उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, पर मैं बताऊं? जेनी ने कहा, और उसने आर्यन और काई की फेस की ओर देखना स्टार्ट कर दिया। आप दोनों में से, जेनी ने कहा, और वो सोचने लगा। क्या जिमिन की तरह जेनी भी सच कौन बड़ा है वो बता पाएगा? होबी ने ते की ओर देखते हुए कहा। पता नहीं हो, लेकिन हमारा जिमिन था बहुत इंटेलिजेंट, और तो मैं हमेशा से हूँ, जिमिन ने कहा। आई थिंक आप बड़े हो, उसने आर्यन की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं बेबी, काई ने कहा। वो बड़ा मुझसे दिखता ज़रूर है, लेकिन मैं बड़ा हूँ, काई ने कहा। रियली मिस्टर हैंडसम, आप बड़े हो? जेनी ने कहा, और उसने काई की गाल खींचनी स्टार्ट कर दी। अच्छा, आप बता, आप मेरे से शादी करोगे ना? जेनी ने कहा। बेबी, तुम घुमा फिरा के यही बातें क्यों ला रहे हो? जिमिन ने उसके पास आते हुए कहा। मम्मा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ, जेनी ने कहा। पर बेबी, इनकी इंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, और इनकी इंगेजमेंट हो भी चुकी, देखो उन्होंने रिंग पहना है, जिमिन ने इशारा करते हुए कहा। क्या मिस्टर हैंडसम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं? पहले मेरा भाई और फिर मैं। नहीं मम्मा, बोलो ना कि मुझसे शादी करें, जेनी ने कहा। बेबी, जिमिन ने कहा। आपका हस्बैंड कौन है, मुझे बताओ, जेनी ने गुस्से से कहा। हाँ, और क्यों, तुम जानकर क्या करोगी? जंगकुक ने कहा। मैं जेनी ने सोचना स्टार्ट किया, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले क्या। मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ? जेनी ने सोचा। हाँ, मैं उसके बाल नोचूंगी, जेनी ने कहा। बेबी, बैड वर्ड्स नहीं, जिमिन ने कहा। ओके सॉरी, बट आप बताओ ना, आपके वो लकी पर्सन कौन है? वो मैं हूँ, होबी ने स्माइल देते हुए कहा। रियली, आप हो? आप भी बहुत हैंडसम हो, जेनी ने कहा। आप दोनों परफेक्ट हो।
बस बस अब बड़ी बड़ी बातें बंद करो। जिमिन ने उसे खींचा। जिन ह्यूंग, क्या खाना बन गया? मैं आपकी मदद करूं? जिमिन ने कहा। नहीं नहीं, खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका है। मैं तुम सबको बुलाने ही आया था। खाकर आराम कर लो, तुम सब दूर से आए हो ना, तुम सब थक गए होगे। जिन ने कहा। सभी ने हाँ में सर हिलाया। वहाँ यूनजुन और सुबिन का तो अलग ही चल रहा था। क्या तुम सच में सिर्फ 3 साल के हो? यूनजुन ने सुबिन की ओर देखते हुए कहा, जो अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। हाँ, आप कितने साल के हो? सुबिन ने शर्माते हुए कहा। मैं पूरा 5 साल का हूँ, जैसे शिनचैन 5 साल का है ना। यूनजुन ने कहा। लेकिन तुम्हें पता है मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। वो कैसे? सुबिन ने पूछा। मुझे उसने अपने हाथों की ओर देखा। मुझे 10 से ज़्यादा काउंटिंग आती है, तुम्हें आती है? उसने सुबिन की ओर पूछा। रियली, आपको 10 से ज़्यादा काउंटिंग आती है? बट हमें तो सिर्फ 5 तक ही काउंटिंग सिखाई गई है। सुबिन ने याद करते हुए कहा। ओ बेबी, तुम पता है तुम बहुत क्यूट हो और बहुत हैंडसम और बहुत स्वीट। यूनजुन ने कहा और सुबिन के गाल लाल हो गए। हे भगवान, आजकल के बच्चे। जिन हूँ, जिमी ने जिन की ओर देखते हुए कहा। मुझे कुछ सुनाई नहीं देता आजकल, जिन ने कहा और वो अपना खाना खाने लगा। ये कभी नहीं सुधरेंगे, जिमिन ने कहा और सभी अपना खाना एंजॉय करने लगे। सभी खाना खाने के बाद थोड़ी देर बात किए, लेकिन जिमिन और ते ने कहा कि वो सारे काम कर लेंगे। लेकिन ते एक हार्ट पेशेंट है, तो इसीलिए सबने उसे सजेस्ट किया कि उसे आराम करना चाहिए। बाकियों को सब पता चल गया कि ते हार्ट पेशेंट है, लेकिन क्या असल में हुआ क्या था ये अभी तक किसी को नहीं पता, जिमिन को छोड़कर। लेकिन वो अभी ते से पूछ भी नहीं रहे थे। वो चाहते थे कि ते पहले कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद ही उन्हें कुछ बताए। और वो भी ते को सिर्फ अपने एक पुराना फ्रेंड की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, जिससे उनका कोई पुराना फ्रेंड उनसे दूर चला गया है और काफ़ी दिन बाद वापस आया है, लेकिन वो उससे गुस्सा नहीं है। सभी अपने अपने रूम में आराम कर रहे थे और जिमिन लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। ये उसकी मॉम थी। हाँ मॉम, जिमिन ने फ़ोन उठाते हुए कहा, लेकिन अभी वो लैपटॉप में था। बेबी, अब तो थोड़ा सा आराम कर लो, मिसिस पार्क ने कहा। मॉम, आपको कैसे पता? जिमिन ने पूछा। ऑफ कोर्स मुझे पता है, तुम्हारी टाइपिंग की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, मिसिस पार्क ने कहा। तुम सब भूसान कब लिख लोगे? मिसिस पार्क ने पूछा। मॉम, मैं तो सोच रहा था कि मैं आज ही चला जाऊं, लेकिन जिन हिंग ने सजेस्ट किया कि हमें कम से कम 2 दिन यहाँ रुकने चाहिए, और मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिन से ज़्यादा ही रुक जाऊँ ताकि मैं अपने हॉस्पिटल का काम भी देख सकूँ, जिमिन ने कहा। पर बेबी, तुम्हें पता है तुम सबसे मिलने के लिए कितने बेकरार हैं, मिसिस पार्क ने पूछा। ऑफ कोर्स मॉम, मुझे पता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 दिन यहाँ रुक कर अपना काम कर लूँ, उसके बाद मैं भूसान चला जाऊँगा। फिर मैं बच्चों को आपके पास छोड़ दूँगा 1 हफ्ते, फिर वापस आकर मैं अपना काम ही देखूँगा। और मुझे अभी तो फ़िलहाल जो घर मिला है हॉस्पिटल की तरफ से, जिमिन ने अपने घर के बारे में सोचते हुए कहा, जो उसे सियोल के हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद हॉस्पिटल की तरफ से मिला है, वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम तीनों के लिए वो जगह ठीक है, जिमिन ने कहा। वो हॉस्पिटल से पास तो है, लेकिन 3 लोगों के रहने के लिए सही नहीं है, जिमिन ने उसे आगे बताया। बेबी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम सियोल में हमारे घर को भी तो यूज़ कर ही सकती हो ना, हमारे सियोल वाले घर को, मिसेस पार्क ने कहा। मॉम, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बस ये है कि वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर है, ये थोड़ी सी तो दूरी है, मिसेस पार्क ने उसे समझाया। बेबी, तुम वही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? और तुम जो सामान मंगा रहे हो वो अपने रास्ते में ही है, तो तुम उन्हें बोल दो कि वो सामान तुम सियोल में ही ट्रांसफ़र कर दे। भूसान लाने की उस सामान को कोई ज़रूरत नहीं है, मिसेस पार्क ने कहा। ओके मॉम, मैं देखूँगा। और मैं तो सोच रहा था कि मैं कोई अपार्टमेंट देख लूँ। जिमिन, जब हमारा इतना बड़ा घर है तो तुम अपार्टमेंट में क्यों रहोगे? और तुम्हें पता है बच्चों के साथ वो अपार्टमेंट में रहना खाली नहीं है। और मैंने सुना है कि मतलब जेके भी तो सियोल वाले बिजनेस को ही संभालने वाला है ना, मिसेस पार्क ने कहा। हाँ मॉम, तो तुम सब एक ही घर में क्यों नहीं रहते? मिसेस पार्क ने कहा। मॉम, आप क्या बोल रही हो? मैं जंगकुक, मुझे उसके साथ घर शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बात यह है कि जिमिन जब सोचेंगे, अभी नहीं। मैं बात कर लूँगी सोही से, अगर वो मान जाएगी तो ठीक है।
मॉम, अम्मा क्यों नहीं मानेगी? वो ज़रूर मान जाएगी। पर मैं सोच रहा था। जिमिन ने कहा। हाँ बोलो। हमारा उतना बड़ा घर है, मैं ते को अपने पास रखने के बारे में सोच रहा था। तो आपको तो पता है मैं हॉस्पिटल में ज़्यादा बिजी रहता हूँ और वहाँ तेमिन मेरी मदद क्या करता था, और मैं ह्योंग से ज़्यादा मदद भी नहीं मांग सकता। वो खुद अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है और बाकी सब आइडल्स हैं, तो उनके पास फ्री टाइम होता भी होगा या नहीं। जिमिन ने कहा। पर ते की हालत मॉम, उसने कहा है। जिमिन ने ते की बात सोचते हुए कहा कि वो 1 हफ्ते में ही अपनी ऑपरेशन करा लेगा। पर बेबी उसके बाद तुझे 1 मंथ का प्रॉपर रेस्ट चाहिए होगा ना मॉम। जैसे कि आपको पता है, जिमिन ने आगे कहना स्टार्ट किया, वो अभी अपने नए स्कूल में शिफ्ट होंगे, तो मैं तब तक उन्हें आपके पास छोड़ दूंगा ना। जिमिन ने कहा। मैं उन्हें तब तक आपके पास छोड़ दूंगा, और जब तक सभी चीज़ें सेटल नहीं हो जाती तब तक मैं उन्हें यहाँ नहीं लेकर आ सकता, और शायद मैं लाना भी नहीं चाहूँगा। अभी बहुत से काम करने हैं, इतने काम करने हैं कि वो थका देने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इतना काम मुझे करता हुआ कभी देखे। जिमिन ने उसे एक्सप्लेन किया। मेरा बेबी तो बहुत बड़ा हो गया है, मिसिस पार्क ने कहा। मॉम, मैंने ये सब आप ही से सीखा है। जिमिन ने कहा। रियली? तो मैंने अपने बेबी को बहुत अच्छे से बड़ा किया है, मिसिस पार्क ने कहा, और दोनों हंसने लगे। तभी जिमिन ने अपने दरवाजे पे नोक सुना। उसने अपनी मॉम से बाई कहा, और जो दरवाजे पे था उसे अंदर आने के लिए बोला। वहाँ जिन 2 कॉफ़ी कप के साथ थी। ह्योंग, आपको कॉफ़ी? बस अब तुम आरिम की तरह मुझे लेक्चर देना मत शुरू हो जाना, जिन ने कहा, और उसने एक कॉफ़ी का कप जिमिन के आगे रखा और वो दूसरी तरफ वो बैठ गया। दोनों बच्चे बहुत थक गए थे। उसने जेनी और युनजुन की ओर देखते हुए कहा, जो अभी बेड में सोए हुए थे। उन्होंने कभी इतनी लंबी फ्लाइट कभी भी अटेंड नहीं की थी। जिमिन ने उनकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन उनका फ्लाइट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना है, और शायद मेरा भी। जिमिन ने युनजुन और जेनी की ओर देखते हुए कहा। जिमिन, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन अगर ह्योंग, मैं बताना चाहूँगा, जिमिन ने कहा, और उसने जिन को वो सभी बातें बताना स्टार्ट कर दी। जब जिमिन कोरिया छोड़ कर जा रहा था, उसने बताया कि वो किस तरह तेमिन से मिला। फिर एरोप्लेन के अंदर एक इमरजेंसी डिलीवरी आ गई, तो जिमिन ने उस डिलीवरी को फर्स्ट टाइम किया, और उन्हीं से उसे युनजुन और जेनी मिले। वो उसके अपने बच्चे नहीं हैं, फिर भी जिमिन ने उसे अपने पास रखा, और किस तरह तेमिन उसकी मदद क्या करता था। और बाकी सब तो जिन को पता ही था कि किस तरह हॉस्पिटल हाईजैक हो गया था और जिमिन बचा था। जिमिन, तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम टीवी देखा तो मैं तो डर ही गया था कि हमें तुम मिले, लेकिन इस तरह। लेकिन सच में गॉड की कृपा थी कि तुम हमें मिल गए, जिन ने कहा। ह्योंग, मुझे खुद के लिए डर नहीं था, जिमिन ने जिन को बताते हुए कहा। बस मुझे इतना ही डर था कि कहीं वो किसी बच्चे या किसी और को मार न दे। आपको पता है, मेरे लिए अब ऑपरेशन करना बाएं हाथ का खेल है। मैं आँख बंद करके भी उसे कर सकता हूँ। बस शर्त ये है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। जब पेशेंट हेल्दी रहता है, खुद का ख्याल रखता है, तो उसका ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है, जिमिन ने कहा। और उस वक्त मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं युनजुन और जेनी के साथ वो कुछ न कर दे। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, जिन ने युनजुन और जेनी की ओर देखते हुए कहा। आपने सच कहा, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उस वक्त मेरे पास शायद जीने का कोई आशा नहीं था। मैं खाली किसके लिए जी रहा था वो मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मुझे पता है मेरी जान यही दोनों है। जब भी मैं हॉस्पिटल से लेट आता हूँ तब तक युनजुन जागा रहता है, हालांकि वो सीढ़ियों पर बैठकर मेरे आने का वेट करता है। तेमिन मुझे बताता है कि किस तरह युनजुन जेनी का ख्याल रखता है। वो सिर्फ उससे 5 मिनट बड़ा है, जिमिन ने युनजुन की ओर देखते हुए कहा, जिसने जेनी को एक हाथ से हक कर लिया था। फिर भी वो अपने बड़ा भाई होने का कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाता है, जिमिन ने कहा। और मेरी जेनी, मुझे जब उसके मॉम से पता चला था कि उसके फादर कितने एब्यूसिव है, तो मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा था, और उसका सारा अफेक्ट जेनी के ऊपर ही गया था। जेनी युनजुन की तरह इतनी हेल्दी नहीं थी जब वो पैदा हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, और वो अभी भी थी। जब भी स्कूल में उसे कोई बुली करता है वो तुरंत रोने लग जाती है, लेकिन युनजुन उसे सपोर्ट करने के लिए हमेशा उसके पास रहता है। जिमिन ने अपने दोनों बच्चों की ओर देखते हुए कहा। बिल्कुल तुम्हारी और जंगकुक की तरह, जिन ने कहा। शायद यही है, मुझे भी यही लगता है, जिमिन ने कहा, और वो दोनों अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। जिमिन, ते के बारे में क्या?
ह्योंग, मुझे पता है, जिमिन ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ। जिमिन ने जिन की आंखों में देखते हुए कहा, जिस तरह तेने मुझे खुद से अपने बारे में बताया और मैं चाहता हूँ कि वो खुद से आप लोगों को बताए, जिमिन ने कहा। सच कहूँ तो, जिन ने कहना स्टार्ट किया, मैं भी यही चाहता हूँ कि ते अपने बारे में खुद से हमें बताए, जिन ने कहा। लेकिन मुझे कभी ये फील नहीं हुआ था। जिन ने आगे कहना स्टार्ट किया कि ते हार्ट पेशेंट होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता था, जिमिन ने कहा, लेकिन ते हमारे साथ रहता था और वो ऐसा फील प्रिटेंड करता था कि वो बिल्कुल हेल्दी है, इसलिए मैंने कभी पूछा नहीं था कि ते को कोई बीमारी है क्या, जिमिन ने कहा। उसे बचपन में थी, हमें याद है। एक बार हम सब माउंटेन में क्लाइंबिंग कर रहे थे और ते बेहोश हो गई थी और जंगकुक ने उसे उठाकर उसके घर लेकर गया था। उसके बाद ते 2 महीने तक स्कूल नहीं आया था, जिन ने याद करते हुए कहा। शायद हाँ, मुझे भी याद है, जिमिन ने कहा, पर तुम उस वक्त हमारे साथ नहीं थे, जिन ने याद करते हुए कहा। मुझे जंगकुक ने बताया था, ह्योंग, ऑफ कोर्स, जिमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए कही। हाँ, हो सकता है, जिन ने कहा। उस वक्त हम कितने छोटे थे, हमने कितने मज़े किए थे, जिन ने अपना बचपन याद करते हुए कहा। और जिमिन भी अपना बचपन याद कर रहा था, जब वो अपने चाह्योंग और बेक्योंग के साथ खेला करता था। वो बुसान आया करता था और वो जंगकुक के साथ खेला करता था, लेकिन वो बुसान में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं, मेरा मतलब डेगू में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता था। वो जल्दी ही बुसान लौट जाता था, उसके डैड के बिजनेस की वजह से ही। कभी भी उन्हें अच्छे से टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था। जिमिन, क्या तुम ठीक हो, जिन ने जिमिन के हाथ पकड़ते हुए कहा। जब तुम वॉशरूम से आए तो तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। उस वक्त बच्चे तुम्हारे साथ थे, इसीलिए मैंने वहाँ पूछना सही नहीं समझा, जिन ने कहा। जिमिन अब सोचने लगा था कि वो जिन को बताए या न बताए। फिर आखिर में उसने उसे बताना ही सही समझा। उसकी इतनी हिम्मत, वो बिल्ला अपना आप को समझता क्या है, जिन ने चिल्लाते हुए कहा। ह्योंग, धीरे, मेरे बच्चे उठ जाएंगे। जिमिन ने अपने दोनों बच्चों की ओर देखा और कहा, ओह सॉरी। जिन ने कहना स्टार्ट किया, तुम्हें पता है वो हमेशा हमें टिकट भेजता है। जिन ने जिमिन को बताया। आप उसकी कॉन्सर्ट में आज तक नहीं गए, जिमिन ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जाने के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई थी जिमिन। अब कोई पहले जैसा नहीं था। थे तो हम पाँचों ही एक ही कंपनी में आइडल्स हैं, सब अपने अपने कैटेगरी में हैं। तुमने मेरी फिल्म्स तो देखी ही होगी, मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, जिन ने अपना फेस टच करते हुए कहा। ऑफ कोर्स ह्योंग, मैंने देखा है, जिमिन ने कहा। बस मैंने आप सबके कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किए हैं, जिमिन ने कहा। और सच बताओ तो मेरे पास टाइम भी नहीं होते थे। मैं अपने डॉक्टर के काम में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं कभी कभी घर आना भी भूल जाता हूँ। जब मेरे पास ऑपरेशन के केस आते हैं तो एक साथ बहुत सारे ही आ जाते हैं, जिमिन ने उसे बताया। उस वक्त तेमिन मेरी मदद किया करता है और वो बच्चों को लेकर मेरे हॉस्पिटल भी आ जाता है जब बच्चे मुझसे मिलने की जिद करते हैं। आपको पता है यूनजून बहुत समझदार है, उसने यूनजून की ओर देखते हुए कहा। जब भी जेनी किसी भी चीज़ के लिए जिद करती है और उसे दिलाना मुश्किल होता है तो यूनजून उसे हमेशा प्यार से समझाता है कि वो चीज़ उसे नहीं मिल सकती, जिमिन ने कहा। तो तुम शिफ्ट कब हो रहे हो, जिन ने पूछा। मॉम ने कहा है कि मैं अब हमारे बंगलो पे ही शिफ्ट हो जाऊं, पर वो तो बहुत बड़ा है ना, मैंने वो देखा है, जिन ने कहा। जंगकुक भी तो हमारे साथ रहेगा, बट ऑफकोर्स उसका बिजनेस रहेगा। मैं सोच रहा हूँ ते को मैं अपने साथ रख लूँ, लेकिन उसका ऑपरेशन, जिन ने कहा। आप उसकी टेंशन मत ले, सब कुछ सेट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा, जिमिन ने कहा। क्या उसके और जंगकुक के बीच, मुझे नहीं पता ह्योंग। मैंने ये कभी पूछना ज़रूरी भी नहीं समझा कि उन दोनों के बीच ठीक हुआ ही नहीं। शायद मुझे इतना हक नहीं उनसे पूछने का, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम्हें पूरा हक है उनके बारे में पता लगाने का, उनसे बातें करने की। वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा भाई है, जिन ने कहा। ह्योंग, अब मुझे डर लगता है किसी के मामलों में टांग अड़ाने से, जिमिन ने कहा। जिन ने जिमिन की आंखों में देखा और उसे यूंगी वाला डर साफ साफ झलक रहा था। जिमिन, तुम्हें पता है एक बार जो हमारे साथ हो जाए वो बार बार नहीं होता है, जिन ने कहा। मैं जानता हूँ ह्योंग, बस ये तो ऐसे ही है, जिमिन ने कहा। और वो दोनों और थोड़ी देर बातें करने लगे।
ओके आर्मीज, आज के लिए इतने ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड आर्मीज, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मुझे आपके वो प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है, और मैं वो कमेंट अपने पेरेंट्स को भी सुनाती हूँ, मैं अपने मॉम को सुनाती हूँ, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। बाय बाय आर्मीज।